हया को नीचे बैठे सिसकते देखकर हुरिया का कलेजा मुंह को आ गया। वो जैसे तड़प सी गई। यही हाल बाकियों का भी था। क्या हुआ मेरी जान, कुछ बताओ तो सही, क्यों अपनी माँ को तड़पा रही हो। हुरिया साथ बैठी तो हया उसके गले से लगकर और तेज रोने लगी। जैसे दर्द अंदर हो रहा हो वही बाहर भी सबको महसूस हो रहा था। मम्मा, मम्मा मुझे लगता है मुस्तफ़ा के साथ कुछ बुरा हुआ है। मम्मा आप उसे कॉल करें, वो मुझसे बात करें मम्मा, वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, प्लीज मामी आप कुछ करें ना। परी माँ प्लीज। वो परी के हाथ थामती हुई नौशीन का बाजू पकड़ती कोई पागल ही लग रही थी। कुछ नहीं हुआ मुस्तफ़ा को मेरी जान, वो ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ, तुम खुद बात कर लेना। परी नौशीन से तसल्लियाँ लेकर बाहर लॉन्च में आई और वह मचल रही थी कि उसे कॉल करे और जल्दी करे। क्या हुआ है हया को, सब ठीक है। नौशीन ऐमा बेगम को सहारा देकर लाउंज में लेकर आए। नहीं आपी, पता नहीं क्या हो गया है उसे, मुस्तफ़ा से बात करने की जिद कर रही है और हमारा अलग दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। अचानक उसका मोबाइल ऑफ हो रहा है। परी परेशान से बोली तो हया ने अपनी सुर आंखों से उसे देखा जो बार बार मोबाइल कान से लगाए थे। मम्मा मुझे ले चले वहाँ, मुझे से देखना है। मम्मा आप कुछ करें ना, आप खामोश क्यों है। परी को मायूस देखकर वह चिल्ला उठी, हया संभालो खुद को, देखो मेरी गुड़िया कुछ नहीं होगा। मोबाइल लो बैटरी की वजह से बंद हो गया होगा, तुम फिक्र ना करो, अभी कोई आएगा तो उसके ऑफिस कॉल में कॉल करवाएंगे। प्लीज चुप हो जाओ, देखो मामा की तबीयत खराब हो जाएगी। हुरिया उसे अपने साथ लगाए आमा बेगम के परेशान चेहरे को देखकर बोली तो वो उसे अपने सीने में मुंह छुपा गई, पर दिल तो कर रहा था हर बंद तोड़कर उड़कर उस तक पहुंच जाए और उसे देखे सही सलामत बार बार देखे। अभी सुबह तो उसके साथ ही, फिर यह अचानक क्या हो गया। वह इतना लापरवाह तो नहीं था कि मोबाइल चार्ज ना करता। याला मेरे मालिक से अपने अमान में रखना, उस पर तकलीफ की आंच भी ना आने देना, मेरे मौला रहम करना। वो आवाज गिड़गिड़ा रही थी। उसकी हालत पर सबकी आंखें नम थी। परी नौशीन का तो हाल देखने लायक था। दोनों की आंखों का सुकून था। अल्लाह ने उसे बचपन में माँ बाप का सहारा लिया था तो उसे बढ़कर चाहने वाले दिए थे। वो अकेला था नहीं, ना ही खुद को तस्वर करता था। सब अपने अपने दुख में किसी के आने का इंतजार करते। जब एक खिलखिलाती हुई आवाज आई जिसे सबने अपना वहम समझा, पर फिर भी सर घुमाकर दाहली दरवाजे की तरफ देखने लगे। परी ताकत सी रह गई। मसूमा, उसकी बड़बड़ाहट पर हया ने भी देखा। नानो, मसूमा उसे पास बैठी आयमा बेगम को बुलाया जिसकी आंखें नम थी और चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट। मम्मा, नानो, वह चिल्लाती हुई भाग आई और शारिया उसकी बेताबी अच्छी तरह सफर के दौरान महसूस की थी और अब जैसे पर लगाकर उससे उड़ गए। मम्मा की जान कहाँ खोगी थी मुझसे। उसे सीने में बीचे जारू को तार चूमने लगी और दोनों रो दी। बाकी सब भी हैरान सी बैठी थी। अचानक उसकी अम्मा पर हजार सवाल थे जुबान पर, जिसके खिलखिलाते चेहरे को देखकर वहीं पर दम तोड़ने लगे थे। मुसमा बाय बाय सबसे मिली और सबने उसे बहुत ही प्यार दिया। किसी ने कोई भी सवाल न किया। वो सच में झूम उठी थी। उसे तो पता नहीं था कि कितने वहम पाल रखे थे जो उसे लजरा देते, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। आपी क्या हुआ है, आप रो रही हैं। और रिया आपी कहाँ है, क्या उसे मैं याद नहीं। वो वापस अपने आशियाने मतलब आयमा बेगम के हाथ में चुप्पी दरियाफ्त कर रही थी। हया ने उसे देखकर शहरियार और अजहर को देखा जो वहीं पर बैठे थे। मामो आप मुस्तफ़ा के ऑफिस में कॉल करे ना, वो ठीक है। परी जो शहरिया का स्पार्क चेहरा देख रही थी हया की तरफ के जाने मतवजह। क्या हुआ है मुस्तफ़ा को, सब ठीक है। शहरिया ने अब गौर से सबके चेहरों को देखा। पता नहीं पाई, कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक कट गई और अब मसलसल फोन बंद आ रहा है। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या वजह है। नौशीन जट से सारी बात बताई। आप फिक्र ना करे, मैं अब भी देखता हूँ। उन्हें तसल्ली देकर उठा। वो अभी कॉल करने ही वाला था कि सफियान की कॉल आ गई। हाँ सफियान बोल, सब हैरियत है ना। इस वक्त याद किया, मोबाइल कान से लगाए वो बोला तो दूसरी तरफ से मिली खबर पर कुछ लम्हे तो कुछ ना कह सका। तुम सुन रहे हो शहरियार, हम दोनों इस्लामाबाद जा रहे हैं, बाई की हालत भी बिगड़ रही है, जल्द से आ जाओ। अल्लाह खैर करे, तुम उसका ख्याल रखो, मैं यहाँ संभालता हूँ। गहरा सांस लेकर खुद को संभाला। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं। अजहर उसके सूरज चेहरे को देखकर बोला, मुस्तफ़ा का एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो आईसीयू में पड़ा है, उसकी हालत बहुत सीरियस है। वो अभी इससे बोल रहा था जब पीछे खड़ी हया पर नजर पड़े जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हया बेटा, शहरिया उसकी तरफ लपका। मामू, मुस्तफ़ा को कुछ नहीं होना। अगले ही पल वो लहरा कर नीचे गिरती जब शहरिया ने उसको सहारा दिया। क्या हुआ मेरी बेटी को। शहरिया के बाजू में बेहोश हया को देखा हुरिया चीख पड़ी। मुस्तफ़ा को क्या हुआ है शहरियार, प्लीज बताएं, मेरा भाई ठीक तो है ना। शहरियार वो ठीक है ना। हया को होश में लाने की कोशिश करते हुरिया मिशाबी पड़ी के सवाल के जाने मतवजह। उसका एक्सीडेंट हो गया और इस वक्त हॉस्पिटल में है। सफियान और हसन भाई वहीं पर जा रहे हैं, हमें भी चलना होगा। शायरिया ने लदरती रोती हुई मासूमा को देखकर कहा जो कि आयमा बेगम में छुपने की कोशिश करती जैसे इस बुरी खबर से बच जाएगी। परी के हाथ पांव ठंडे पा रहे थे और ऐसी हो गई थी जैसा सुना ही ना हो, बिल्कुल साकत।
नौशीन की भी हालत गैर हो गई थी। शहरियार अजहर से तो संभालना मुहाल हो गया था। अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची, हम सब की दुआएं हैं, हमें चलना चाहिए। आयमा बेगम के बाप पर वो होश में आई और शहरियार सीट कन्फर्म करवाने लगा। मम्मा, आपे को होश नहीं आ रहा। बेहोश हया को देखकर मासूमा सिसकी। उसका जान से प्यारा मामू इस वक्त आईसीयू में था और प्यारी सी नटखट आपी होश हवा से बेगाने। उसे आते वक्त यह तस्वर भी नहीं किया था। कुछ देर में वहां पर अजहर के साथ डॉक्टर अंदर चलाया जिसे शहरियार ने बुलाया था। सब इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे मुस्तफ़ा का ऑपरेशन का थिएटर में था और हया का रो रो का बुरा हाल हो गया था कि बामुश्किल सफियान से संभाल बैठा था। मिशाल, मासूमा और आयमा बेगम घर पर ही थी। शहरियार ने खुद मासूमा को साथ लाने से मना किया था कि कहीं दुख में कोई इस पर उंगली न उठा दे। वो सब बर्दाश्त कर सकता था पर कोई उसकी औलाद पर उंगली उठाए वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पढ़ी और नौशीन प्रेयर रूम में अपने प्यारे रहमान रहीम के आगे गिड़गिड़ा कर उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। घर पर मासूमा जाइनमा पर बैठी सिसक रही थी, मेरे प्यारे अल्लाह जी, मेरे मामू को सेहत याब कर दे, उसे लंबी जिंदगी अता कर। वो सजदे में सर रखकर गिड़गिड़ाने लगी। उसकी हालत के पेश नजर मिशाल की आंखें नम हो गई। मुस्तफ़ा किसे नापसंद था? वो था ही इतना प्यारा, मोहलिस और तमीज़दार कि जो भी देखता खुद बेखुद उसकी उसने सलूक का असीर हो जाता। उसे हमेशा मोहब्बतें लुटाई थी, कभी पलट कर मांगी नहीं थी। ये था उसका हुस्न मजाज था कि लोग उससे मोहब्बत और इज्जत देने लगे। मेरी बच्ची बस करो, देखो मामा तुम्हारा ये हाल देखेंगी तो उसकी और तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारे मामू को कुछ नहीं होगा। मिशाल उसे मजीद बर्दाश्त न हुआ तो उसके लज्जत वजूद को सीने से लगाए मोहब्बत से समझाने लगे, नहीं बड़ी मामा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही मनहूस हूँ। अगर मैं ना आती तो ये सब ना होता, मेरे प्यारे मामू को कुछ ना होता, मेरी नटखट सी आपी यूं ना तड़प रही होती। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही मनहूस हूँ। जहाँ भी जाती हूँ सबको तकलीफें ही देती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने सलार का जब से सूरज चेहरा लहू आंखें याद आने लगी। उसे और शिद्दत से रोना लगा। मिशाल तो छोटी सी लड़की की सोच पर हैरान रह गई। वो खुद को महनूस कह रही थी। अगर परी या शहरियार जान जाती है उसकी सोच को तो ये क्या नाप शनाप सोच रही हो? कौन कहता है तुम जैसी मासूम लड़की मनहूस होती है? नौज बिल्ला, क्या तुम उस पाक जात की मर्जी से बड़ी ताकत रखती हो कि तुम्हारे कदम में आते ही उसकी ये हालत कर दी? नहीं मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। मनहूस वनूस कुछ नहीं होता, यह सब अल्लाह की रजा थी उसमें। उसकी तरफ हम बंदों को आजमाइश होती है। तुम क्यों इतनी कमजोर सोच की मालिक हो कि अपने रब की आजमाइश पर खुद को मनहूस सोचने लगी? जानती हो ना, अगर बाइयां बाबी को मालूम हो गया तो उन्हें कितना दुख होगा। मत सोचो इतना, अगर सिर्फ इस रहमान रहीम से उसकी जिंदगी की दुआ मांगो, वो आजमाएगा इतना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। उससे ज्यादा वो अपने प्यारे बंदों को नहीं दुख देगा। तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? मिशाल उसका सर अपने सीने से लगाए मोहब्बत से समझाने लगे, जिस पर वह शर्मिंदा से इस बात में सहलाती अल्लाह से माफी मांगने लगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह हक किसी को नहीं दिया कि वो अपने बनाए हुए प्यारे बंदों को कोई या खुद अपने आप को ऐसे लकब से जज करे। वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो कैसे कोई उसकी बनाई हुई नाजुक दिलों को ठेस पहुंचाए और उसे बुरा ना लगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से बचाए, किसी के दिल आज़ादी से बचाए। क्यों हम किसी दूसरे पर उंगली उठाएं, उसकी ऐप पर उसका मजाक बनाए, ये जाने बगैर कि उसका दिल कितना एहसास है। उस दिल में हमारा प्यारा मालिक रहमान रहीम खुद बसता है, तो कैसे हम इस दिल को ठेस पहुंचाए? क्या हमें कोई ऐप नहीं जो हम दूसरे में जरा सी हमें देकर उसका मजाक उड़ा लेते हैं, उसे मजाक का रूप देकर खुद को महफूज कर लेते हैं, पर यह जाने बगैर कि सामने जो शख्स हमारे मजाक पर मुस्कुरा रहा है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसे कितनी तकलीफ हुई है, कैसे वो हमारे छोटे से मजाक पर एहसास कमतरी की गहराइयों में डूबता जा रहा है। और जब वो किसी अपने से बेहतर शख्सियत के सामने जाने से कुतराता है तो उससे शख्स को हम दब्बू कम इत्मीनान जैसे लकब से नवाजते हैं। मेरे मालिक हमें ऐसे गुनाहों से बचा, आमीन। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया था, रात गहरी होती जा रही थी, पर डॉक्टर रबी अंदर उसकी किस्मत आजमाते जिंदगी की तरफ लाने की अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहे थे। बाकी सांस देने या लेने की तो उसकी मर्जी थी। जो दो जहानों का मालिक था, सब भूख प्यास बुलाए हुए लबों पर अपने मालिक को सताए कॉरिडोर में खड़े हुए इस तरह की हालत में बंद दरवाजे को पुर उम्मीद नजर से देख रहे थे कि अभी कोई निकलेगा और उसके तरसते हुए कानों में खुशखबरी सुनाएगा। मेरा बेटा संभालो खुद को, ऐसा कुछ नहीं होगा। सफियान उसके हाथ पर तड़पता हुआ दिल से लगाए कहने लगा, पापा उसने कहा था कि वो मेरे साथ 1000 साल गुजारेगा। पापा उसे बोलो ना कि वो अपना वादा पूरा करे। ठीक हो जाए पापा, उसे कहो ना। हया उसकी शक्ल मुट्ठी में जकड़ती रोती हुई कहने लगी कि हर किसी की आंखें रवां हो गए। मेरा बच्चा, वह ठीक हो जाएगा, वो अपनी प्रिंसेस से किया हुआ वादा जरूर पूरा करेगा, तुम रो नहीं।
جانتی ہو نا تمہاری آنسو سے اسے تکلیف دیتی ہیں، تو کیوں اسے اور تکلیف دے رہی ہو؟ وہ ٹھیک ہوگا، تمہاری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو حور اسے بلانے لگی جو رو رو کر نڈال ہو گئے تھے۔ شہریار اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہوا لب بچت دراب کے کاپا سائڈ پر چلا گیا اور اس کے پوچھنے پر مایوسی بڑا ہوا جواب ملا، کیونکہ ابھی انہیں بھی حیریت یا امید والا جواب نہیں دیا گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر سب اس کے جانے مطلب کے، ڈاکٹر پلیز مجھے بتائیں مصطفیٰ کیسا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا، اسے کچھ نہیں ہوا نا؟ کسی کے بولنے سے پہلے ہی حیا ڈاکٹر کے سامنے سسکنے لگی۔ آئی ایم سوری لٹل گرل، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں، پیشنٹ کی حالت بہت ہی سیریس ہے، خون زیادہ بہہ گیا اور زخم بھی گہرے ہیں۔ ڈاکٹر جمال جس کی شاعریہ سے اچھی طرح جان پہچان تھی، وہ ان کے گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ حیا کے سر پر شفقت پر ہاتھ آ کر سفیان اور شہریار سے مخاطب اور آگے بڑھ گئے۔ حسن ہاڑے ہوئے جواری کی طرح سر لڑکھڑائے بیٹھے تھے۔ بے شک وہ اس کا اپنا ہوں نہیں تھا، پر اس نے کبھی اسے اپنے جگر کے ٹکڑے سے الگ نہ سمجھا تھا۔ بچپن سے اس کے لاڈ سے دونوں میاں بیوی پورے کرتے اپنی آنکھوں کا تارا اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے تھے۔ جب جب اسے ہنستے، اس کی گرے آنکھوں کو خوشی سے مسکراتے دیکھتے تو دونوں کو سیر و خون بڑھتا ہوا محسوس کرتے۔ بچپن میں ملک ملا میں آتے اپنی ناراض معصوم چہرے کے ساتھ دونوں کو عجیب سی کشش میں جکڑ گیا تھا۔ نوشین تو پڑی کی غیر موجودگی میں اسے اپنے پاس سے ہٹ نہ دیتی اور تھا ہی ایسا محبت لٹانے والا، دونوں کو کبھی شکایت کا موقع نہ دیا اور نہ ہی اولاد کی کمی ہونے دی۔ وہ جس طرح وہ اسے محبت کرتے تھے، اس سے بڑھ چڑھ کر وہ ان سے کرتا تھا۔ اپنے باپ کے بیمار ہونے پر اس کا خیال رکھنا، دونوں کے ساتھ اپنا محسوس وقت گزارنا، اس کی دوائی کا وقت ہونے پر حسن کے بہانے بنانے پر بڑوں کی طرح مصنوعی روب جاڑتے ہوئے اسے دوائی کھلانا، میٹھے سے باز رکھنا، اور جب وہ چھت پر چھپ کر کھاتے پکڑا جاتا تو اس کی کلاس لینا، اور حسن کا اتنا سیریس ماحول میں مسکرا کر دونوں ماں بیٹے کو چڑھانا۔ وہ جیسے جیسے یاد کرتا گیا تھا ویسے ویسے تڑپتا گیا۔ کیا تھا وہ نوجوان شخص، ایک نعمت، خوبصورت تحفہ مالک کی طرف سے، کہ کبھی انہیں بے اولاد ہونے کا احساس نہ دلایا۔ مامو، آپ کہیں نا اسے، آپ کو تو سب بات مانتے ہیں نا، آپ کے غصے تھے تو سب ڈرتے ہیں نا، کہیں اسے کہ اٹھ جائے۔ حیا پاس کرے شہریار کا بازو کسی چھوٹی بچی کی طرح ضد کرتے ہوئے التجا کرنے لگے۔ مجھ سے نہیں میری گڑیا، ہمارے مالک سے کہو، اس سے ہی ہم ڈرتے ہیں، اسے ستاؤ، وہ ضرور تمہاری سنے گا۔ شہریار اس کے ماتھے پر لب رکھ کر دکھ سے بولا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ سمجھتی سر ہلاتی ہوئی بولی، ہاں مامو، وہ میری ضرور سنے گا، اسے تو مصطفیٰ بھی ڈرتا ہے نا بہت، وہ ضرور اٹھ جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں سمجھ گئی، مجھے کس سے مانگنا ہے۔ وہ آنسو رگڑتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی پریئر روم کی طرف آگے، جہاں پر پری اور نوشین پہلے ہی اس کے آگے گر گرا رہے تھے۔ شیروز کے نیچے جیسے زمین لرز گئے۔ مصطفیٰ کی سیریس کنڈیشن کی خبر ملتے اسے ابھی دراب نے کاکا کے بتایا تھا۔ وہ عجیب سی کشمکش میں تھا، یہاں پریا کی ایسی حالت جس کو لے کر وہ ہزار سوال اٹھیں گے اور دوسرا سفر کیسے کرے گی، اور وہاں مصطفیٰ جسے وہ اپنا بڑا بھائی کہتا نہیں جیسے سمجھتا بھی تھا اور مان بھی دیتا تھا، کیا کرتا؟ شہریار نے بھی اسے پریا کو لے کر آنے کا کہہ دیا تھا۔ اصل مصیبت اس کا سامنا کرنے کا تھا۔ وہ پریا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، وہ اتنے خطرے میں اسے لے کر کیوں گیا وہاں؟ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے موبائل نکال کر شہریار کا نمبر ڈال کیا، جو دوسری کار پر ڈنڈ کر لی۔ ہاں بولو شہروز، ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح آ جانا خیر سے۔ شہریار کے باپ پر وہ گڑ گڑا گیا۔ چاچو، وہ من منایا، کیا بات ہے شہروز، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے چاچو، صرف میں ابھی آ نہیں سکتا، 2-3 دنوں میں کراچی آ جاؤں گا۔ اس کے باپ پر شہریار الجھا، کیوں؟ وہ چاچو، ہم نے ابھی ایک کوٹھے پر ریٹ مارا ہے، اب اس کیس کو سالو کرنا ہے اور پریا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے ساتھی سے سفر کرنے سے منع کیا۔ شیروز نے لب بیچ کر بے بسی سے بہانہ بنایا۔ شہریار نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر نے صرف سفر سے کیوں منع کیا ہے، پر اس کی آواز میں بے بسی اور پریشان محسوس کر کے ٹھیک ہے آ جانا کہہ دیا، اور اب پریا کی طبیعت بابت استفسار کرنے لگا، جس پر شیروز نے سخت سانس خارج کرتے ہوئے انہیں تسلی بھرپور تسلی دی۔ شہریار سے بات کرنے کے بعد اسے رہ رہ کر پریا پر تاؤ آ رہا تھا کہ اس جذباتی عورت نے کس لمحے خود کو اس حال میں پہنچا دیا کہ ابھی اسے مصطفیٰ کا بتاتا تو ضرور وہ جذباتی عورت اس کی غیر موجودگی میں لنگراتے ضرور کوئی پھر سے ایسا قدم اٹھاتی۔ تبھی اسے لا علم رکھنا ہی مناسب سمجھا اور خود تو بے بس ہو گیا تھا کہ کیا کرے، سوچ کر جب سے چہرہ سر پڑ گیا تھا، اس سوتے میں تو میری کوئی خدمت نہیں کی، اب مجھ سے پتہ نہیں کون سی وصولی کر رہی ہے۔ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے غصے سے سوچا، اٹھو کھانا کھا لو۔ لٹ مارے انداز میں کہہ کر پریا لب بیچ کر آ گئی تھی، نہیں کھانا، دفع ہو جاؤ۔ کہہ ایسے رہے ہو جیسے مجھ پر احسان کر رہے ہو، 2 ٹوکے کے ملازم۔ پریشان تھے شیروز کو جیسے آگ لگے۔ ہے لڑکی، کان کھول کر بات سنو۔ اس کے چہرے کا روح اپنی طرف کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، کیا ہے؟
वो भी कम ना थी। है कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो और मैं तुम्हारा 2 टके का मुलाजिम नहीं, शोहर हूँ तुम्हारा, और ASP इज्जत से मुखातब क्या करो, समझी? और अब उठो। कहने के साथ उसे उठा भी लिया। प्रिया तो अपने ही दुख में थी, तभी उसके हाथ झटक गए। क्यों रही तंग कर रही हो यार, मैं पहले ही परेशान हूँ। नवाला उसके मुंह में ले जाते वो बेबसी से बोला कि प्रिया री लफ्ज पर खामोशी से खा लिया। शेरोज, तुम एक बुरे पीसी हो। वो रोने लगी उसके नरम लहजे पर। ये बताओ तुम्हें ये पीसी अच्छा कब लगा है? उसका मुंह साफ करते वो काफी नरम पड़ गया था उसकी मुतहरम आंखें देखकर। प्रिया सिर्फ एक शिकवा को नजर डालकर कड़बड़ बदल कर लड़ गए। री, क्या हुआ है यार? आई एम सॉरी, एक बार फिर कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ। अब तो माफ कर दो अपने पीसी को। ठंडे दिमाग से सोचने पर एहसास हुआ कि जो भी वह पढ़ाल करती उसकी अपनी ही थी, जिस पर वह बार बार माफी मांगने की कोशिश करेगा। अगर प्रिया चाहे तो जिंदगी भर भी, पर वो सिर्फ उसे माफ कर दे। काफी देर उसकी पुरुष को देखते जवाब ना पाकर वो उठाया और प्रिया खामोशी से तकिया गीला करने लगी। सिर्फ यही सोचती कि उसे माफी तो मांग रहा है, क्या उसको तला दे देगा? शेरोज बर्तन किचन में पटक कर खुद बगैर कुछ खाए अजान होने पर नमाज पढ़ने निकल गया। फिर आकर उसने दवाई खिलाकर सो जाना था। कैसे ऐसी जिंदगी गुजरेगी? मस्जिद की तरफ जाते हुए सूरज ईंटों के रास्ते पर चलते उसने खुद से सवाल किया। जाहिर है जैसा किया है वैसा ही नतीजा मिलेगा। अपने दुख ने मैंने कितना उसे डिग्रेड किया, इतना तो रिएक्शन उसका बनता है ना। जाहिर है एक जज्बाती औरत है, कोई कम नहीं। अब पता नहीं कब उसके आंसू खत्म होंगे और फिर लबों पर वही बेफिक्री शरीर मुस्कुराहट जो मेरी वजह से टूट गई है। अस्सलाम वालेकुम शेरोज अदा। कासम के वहां पर वो होश में आया। वालेकुम सलाम, कैसी हो कासम? वो मुस्कुराकर बोला और साथ ही दोनों मस्जिद में दाखिल हुए। खून का बंदोबस्त हो गया है, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर का कहना था कि अगर इसे इन 24 घंटों में होश आ गया तो ठीक, वरना कोमे में जाने का अंदेशा है। और अगर वो कोमे में चला गया तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्हें कल होश आए, परसों या 1 माह साल भी, या ये भी हो सकता है कि कोमे में उसकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर के लफ्जों पर वो कॉरिडोर में ही लहरा कर सदमे से गिरी और हाली हैरान नजर से फर्श को देखने लगे। ये कैसी सजा है मेरे मालिक? वो मुझे कहता था कि मैं हया हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ, तो फिर इस खुशकिस्मती के लिए ऐसी सजा क्यों? हया, उठो बेटा, इंशाल्लाह उसे होश आ जाएगा, तुम देखना वो जरूर होश में आएगा। परी की हालत उससे अलग ना थी, पर दोनों के एहसास अलग थे। उसने अपने भाई के साथ बहुत ही कम वक्त गुजारा था, पर हया उसने तो अपने 20 साल उसकी उंगली पकड़कर चली थी। सबसे पहला नवाला उसके हाथ से खाया, सबसे पहला नाम उसका लिखना सीखा। होश संभालते हुए उसे अपना हीरो माना, उसके गलत पापा टोकने पर अपना विलन माना। वह हया की आदत था, जरूरत था, मोहब्बत था, तो वह कैसे उसे साथ में देकर सह सकती थी? नहीं मामी, उसे होश में आना होगा। उन्होंने मुझसे वादा किया है साथ चलने का। वो क्यों इस खामोश पड़ा है? क्यों उसे मैं याद नहीं आती? उसे नहीं पता कि वो हया का वो हीरो है। हीरो तो ऐसे नहीं करते। वह क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है मामी? वह बड़बड़ाते हुए उठी। क्या डॉक्टर, मैं उनसे मिल सकती हूँ? प्लीज मना मत कीजिएगा, एक बार मिलने दे। मुझे पता है वो मेरे कहने पर उठ जाएगा। मैं उसकी प्रिंसेस हूँ, वो अपनी बात मान लेगा। वो मेरी हर बात मानता है। प्लीज डॉक्टर अंकल। वो हाथ जोड़कर हजियाती अंदाज में गिड़गिड़ा रही थी और डॉक्टर जमाल की आंखें नम होती महसूस हुई। सिर्फ वो नहीं, हर कोई अश्क बार हो रहा था। ये है तो हॉस्पिटल के रूल्स के अंगेज बात वल्ला बेच के जाओ बच्चे, शायद वो उठ जाए। तुम्हारी दवाएं रायगा नहीं जाएंगी, मुझे यकीन है। वो बोले तो हया भीगी भीगी आंखों से मुस्कुरा दी और पलट कर सबको देखा जो कि सुना आंखों से उसे देख रहे थे। बस जरूर उठेगा। नडाल से हसन को देखा वो बोली और अंदर आ गई, जहां पर वो होश हवा से बेगाना मशीनों में जकड़ा हुआ था। उसे साका देखा हया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। आंसू एक बार फिर से तवातर से बहने लगे थे। मुस्तफा उठो ना। उसके माथे पर हाथ रखकर वो अपने तमाम तरफ इल्तजा से बोली, पर जवाब न दाद। मुस्तफा, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी मोहब्बत का ऐसे इम्तिहान लिया। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अगर जाना जरूरी है तो मुझे भी साथ लेकर चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उठो मुस्तफा, उठो ना। उसके बैपर सर रखकर रोती हुई कहने लगी, तुम 2 दिन से ऐसे मुंह मोड़कर पड़े हो। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ऐसी हालत मुझ पर क्या गुजरेगी। तुम्हें पता है ना मैं कितनी शिद्दत पसंद हो। मुस्तफा, प्लीज उठ जाओ। देखो डॉक्टर बहुत ही गलत कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं तुम्हारे उठने की, पर तुम उन्हें गलत साबित कर दो। मुस्तफा, प्लीज उठो। देखो बड़े पापा बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। 2 दिन से वो दवाई भी नहीं ले रहे कि उनका बेटा उन्हें खुद दवाई खिलाएगा। उसका उम्मीद का दिया क्यों बुझा रहे हो? उठ जाओ अब। मामी, बड़ी मम्मा, मदर माँ सभी रोडों का बुरी हालत बना चुकी हैं। वो भी कुछ नहीं खा रही। उसके हाथ की पुष्पा अपने लजरते लब रखकर वो सिसक उठे। मासूमा, अचानक उसे याद आया। वो एकदम पुरजोश ही उसकी बंद आंखें सर चेहरे के जाना मतवजे। मुस्तफा देखो, मासूमा भी आ गई है।
मामू उसे ले आए, अब तो आंखें खोलो, वो तो तुम्हारी लाडली गुड़िया है ना, वो भी रो रही है तुम्हारे लिए, तो क्यों अपने आंखें बंद कर ली हैं। वो मुरझाई सी उसकी बंद आंखों को देखते हुए फूट फूट कर रो दी। उसे लगा अगर उसने आंखें ना खोली तो उसका दिल फट जाएगा, वो उसके होश में आने से पहले खुद होशा हवास गवा देगी। हीरो उठो ना, आंखें खोलो, बताओ किसे शिकायत है। वो नीचे फर्श पर अपनी जाती हुई हिम्मत के साथ ही नडाल गिरती हुई सिसकी। तुम अब सच में विलन हो, तुम एक विलन हो। हीरो ऐसा नहीं करता जैसे तुम मुझे तड़पा रहे हो। किसे शिकायत करती थी जो ऐसे मुंह मोड़ रहे हो। मेरी तरफ, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी जुनूनियत तुम्हें वापस नहीं ला रही, बताओ ना हीरो। उसे लगा वो हार गई है, वो नहीं जी सकी उसे अपनी मोहब्बत से, उसे नहीं ला सकी अपनी दुआओं इल्तिजाओं से। सिर्फ तुमसे शिकायत है हया, इतनी शिद्दत मोहब्बत के बावजूद भी कभी शिद्दत पड़ा इजहार ने किया। बहुत ही शिकायत है तुमसे। फर्श पर बिलती सिसती हया के कानों में महसूस गंभीर आवाज पड़ी कि उसकी सुस्त पड़ती हुई धड़कनें पूरी रफ्तार से धड़कने लगी। मुस्तफा। वह खुशी से सिसक उठी। वो एक बार फिर अपनी बिखरी हालत सर्द रंगत के साथ गिरती पड़ती बेड के पास आई और सामने मुस्तफा ने बोझल आंखों से अपनी मतवाए जान को देखा, जिसकी गुलाबी रंगत में सर्दियां से घुल गई थी। आंखों के नीचे हल्के मैले कुचले कपड़े, मुताडम सुर आंखें। आप ठीक है ना मुस्तफा? आप उठ के, अल्लाह ने मेरी सुन ली मुस्तफा। उसकी तरफ पर मुस्तफा दर्द से बामुश्किल रोते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आना ही था हया, 1000 साल साथ जीना है मुझे तुम्हारे साथ। उसके हाथ पर हाथ हल्का सा दबाव डालते हुए कहते कहते वापस गुंदगी में जाने लगा। मम्मा, पापा, मामो। उसकी बंद होती आंखें देखकर हया हड़बड़ाती हुई चीखने लगी। क्या हुआ है बेटा? उसके चीखों पर सब घबराए हुए अंदर चले आए। पापा, वो मुस्तफा। उसके शाय पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जहां पर वो बोझल आंखों से हया को देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था। आप प्लीज बाहर चलें। डॉक्टर जल्दी से उन्हें बाहर निकाला और वो दूसरे डॉक्टर के साथ एक बार फिर से अंदर बंद हो गए। हया सफियान के सीने में मुंह छुपाए पूर्णता से रोने लगी। पापा, वो होश में आ गए हैं पापा। उन्होंने मुझसे बात भी की। मामा, मुझे यकीन था मेरा बच्चा, अब रोना बंद करो, सब ठीक है। हुर्स अपने साथ लगाते बोली और नशीन हसन का चेहरा दमक उठा था। परी शारिया का हाथ पकड़े हुए खुशी से खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में डॉक्टर्स फिर रूम में आए और सब बेचैन से लपक पड़े उनकी तरफ। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। इस लिटर गर्ल की दवाएं उसे खतरे से खींच लाई। डॉक्टर जमा को मासूम सी हया बहुत ही पसंद आई थी। अपनी बच्ची की तरह लगी, जिस तरह वो दो दो दिन उनकी आंखों के सामने तड़पती गिड़गिड़ाती रहे। उन्हें रश्क आया था मुस्तफा के पढ़ के उसकी मासूम लड़की की हालत, जिसपे इस हूबहू नौजवान के लिए थे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब उसके हसीन चेहरे, दराज कद को देखकर डॉक्टर को उसकी हालत पर रहम आ गया। फिर जब उसके कार्ड पर नाम देखा मुस्तफा अल्ताफ मलक, तो वह हैरान रह गए। मलक खानदान को कौन नहीं जानता था। वो एक रेस खानदान था और मुस्तफा एक बिजनेस टाइकून थे। उन्होंने लम्हे की तहरीर के बगैर उसके अपनों को कॉल की और जब उसके अपनों की तरफ देखी, उसके लिए दुआएं देखी, तो यकीन सा हो गया वाकई वो चाहने के लायक है। तभी तो सब रब के सामने उसकी दराज जिंदगी की भीख मांग रहे थे। डॉक्टर की इत्तला पर सब रब के शुक्रगुजार हो गए और इस खुशखबरी को आयमा बेगम और दराब तक पहुंचाया। हसन ने खुशी से दमकते हुए चेहरे के साथ ही मुस्तफा के नाम का सदका दिया और सबने बारी बारी प्रेयर रूम में शुक्राने के नफल अदा किए। अब चलो कुछ खा लो मेरी बच्ची, अपनी माँ बाप को तकलीफ ना दो। कुछ घंटे बाद उसे रूम में शिफ्ट किया जाएगा, तब तक चलो भाई घर पर कुछ आराम कर लो। शारिया हसन को संभालते हुए बोले, नहीं शेर, जब तक मैं अपने बच्चे को देखना लूं तब तक एक नवाला या आराम मुझ पर हराम है। उसकी जिद पर वो सब परेशान हो गए। वो भी अपने बाप पर डटा रहा। चलो आराम करो ना ही कुछ खाओ, उसकी हब्बत तुम सब मेरा बच्चा ही लेगा। सिर्फ फ्रेश होकर आओ हसन, नौशीन बीगे लहजे में बोली। उनकी काफी इसरार पर सफियान हसन को लेकर हुड के साथ ही शारियर पैलेस आए थे। अब वहां पर सिर्फ परी और शारियर नौशीन थे। शारिया ने डांट टपट कर उन्हें हल्का फुल्का खाना खिलाया, क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खा रहे थे। परी चोर नजरों से डरते डरते उसके चेहरे को देखे थे, जो कि स्पाट चेहरे के साथ ही सबका ख्याल रख रहा था। आप भी कुछ खा लेना शारियार। परी के आवाज पर हया और नौशीन ने मुस्कुराहट छुपाई। शारिया के गुस्से से तो उसकी भी जान जाती थी और वो तो अभी पता नहीं उस पर कितना गुस्सा था। परी को तो सोचकर पसीने आ रहे थे। आप खुद नवाला बनाकर खिला दे मामी जान, मामू कुछ नहीं खाएंगे। वो इस वक्त एक प्राइवेट रूम में बैठे थे। परी हया के वापस पलटा गई। मारी हिफत की वो सिर्फ नौशीन और शालिया की मौजूदगी में घुड़ कर रह गए थे। हया ने उसके हाथ पर भरपूर खुशी बड़ा क्या लगाया। शरीर, परी से फिर से मुस्कुराता देखकर प्यार बड़ी चिपट लगाई सर पर और फिर शालिया के भूखे होने की इस तरह की हालत में उसकी जाना मुतवज्जो, जो सामने ही ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट में थका थका सा मोबाइल में गुम था। बढ़ती उम्र के साथ वो और ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। थकन से स्पीत रंगत, सुरबारी आंखों में एक नामहसूस करने वाला शिकवा, घने बूढ़े बाल जिन सर पर सफेदी चिलक रही थी,
घनी मुझ तले बीचे हुए अनाबिल अब आज भी चौड़ा मजबूत सीना फहर से फूला हुआ था। सही मैनों में उसके वरदाना वजाहत पर उसका दिल आज भी दरक उठा। हर रिश्ते और मोड़ पर वो उसके साथ बहुत ही प्योर था। उसका साथ कदम रखते उसके हुक्म मान एक गरूर सा होने लगता था। आज भी उसे देखकर पता नहीं कितनी ही लड़कियों का दिल धड़कना भूल जाता था। आज भी लोग यूं मुड़ मुड़ कर उसकी जानब मतवज्जो होते थे। शुरू शुरू में तो परी को बहुत ही नागवार गुजरता था, पर आहिस्ता था उसके तमाम जज्बे अपने लिए देखकर वो मुतमिन हो गए थे। वो उसे बहुत ही तंग करता था कि उसे 20 बच्चे चाहिए। परी तो रूहानसी हो जाती, कितना लड़ती, झिझकती, शर्माती, खफा होती, पर जब प्रिया की पैदाइश पर होती उसकी तकलीफ देखकर दोबारा ऐसा कोई जिक्र ना किया। हाँ, कभी कभी मूड में होता तो मजाक मजाक में छिड़ जाता, पर परी जानती थी ये सिर्फ उसका मजाक है। शहरी परी खाना लेकर उसके पास आई, पर शहरिया उस पर एक गलत नजर भी डाले बगैर उठकर खाने की तौहीन ना करने की वजह से एक नवाला अपने मुंह में डालता बाहर चला गया, बगैर परी की नम आंखें देकर। क्या हुआ परी, सब ठीक है? शहरिया का जब से सूरज चढ़ देकर नौशीन ने परी को मुखातब किया। नहीं अपी, सब ठीक है। उसे नजर चुराते मनमनाते देकर नौशीन मुस्कुरा दी। परी, तुम आज भी नहीं बदली। वो हंसते हुए बोली तो परी सिर्फ मुस्कुरा दी। वो कभी उससे नाराज नहीं हुआ था, और अब हुआ था तो उसके जांपा बनाए थे। इतने दिन वो उससे नाराज थी और उसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और अब जब उसने अपने बुरे सलूक से उसे हर्ट किया तो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मनाए उसे, क्योंकि उसे पिया मनाने का ढंग नहीं आता। उसकी वजह से वो कभी नाराज भी नहीं हुआ था। पर अब कहती है ना कि जुबान से निकले लफ्ज तलवार से भी तेज होती है, तो क्या वो उससे यूं ही नाराज रहेगा? सोते हुए उसके चंद मोती फर्श पर गिरे। ये तो शुक्र था कि नौशीन बेड सोई हुई हया की जानिब मतवज्जो हो गई थी, तभी उसने एहतियात से आंखें साफ कर ली। तू मुझे माफ कर रही हो या मैं खुद को ही खत्म कर लूं? 2 दिन उसकी हालत वैसी ही रही, और तीसरे दिन वो कदरे खुद चल फिर रहे थे, और अभी बाथरूम से फ्रेश होकर निकली थी कि शिरोज जो अभी ड्यूटी से आया था उसे देखकर आओ देखा ना ताओ, अचानक उसे दीवार से लगाया और दोनों हाथ रखकर इस तरह भी कैफियत में पूछने लगा, तुमने जो मेरे साथ किया उस पर शायद ही कोई औरत तुम्हें अपनी नस्वानी तजली पर माफ करे। वह मुंह तुझसे करते दुख से बोले, मैं बहुत ही शर्मिंदा हुई, प्लीज मुझे इस नदामत से निकालो। पूरी रात मैं सो नहीं सकता, जब जब मेरी आंखों के सामने अपना किया हुआ घूमता है मैं तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा लगाते बेचैन हो जाता हूँ। उसके कांधे पास सड़क के बोला कि प्रिया का कुछ लम्हे में एहसास हुआ कि उसका कांधा नम हो रहा है। वो हैरान होगी। मैं औरत जात की बहुत ही इज्जत करता हूँ, मैं बहुत ही मोतबर समझता हूँ औरत जात को। पता नहीं कैसे हो गया ये सब, शायद मैं खुद में ही नहीं था। मुझे माफ कर दो, इस नदामत को खत्म कर दो, या चाहे कोई भी सजा दे दो। पर एकदम उसे अपने गिफ्ट में लेकर पूरी शिद्दत से खुद में बीच लिया कि प्रिया को अपनी पसलियां टूटती महसूस है। पर उससे अलग मत करना, अगर तुम मुझे उससे अलग हुई तो याद रखना ये पीसी अपनी तो जान दे देगा, पर साथ तुम्हें भी ले जाएगा, क्योंकि मैं अपनी जज्बाती औरत को अकेला नहीं छोड़ सकता, ना ही अकेला जा सकता हूँ। वो मुस्कुराकर कहता हुआ उसकी गर्दन पर लप रख गया। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया जो तुम इस तरह से फैल रही हो। प्रिया खुद को उसकी गिफ्ट में छुड़ाने की कोशिश करती गुस्से से बोली, तो कर दो ना, यही तो चाहता हूँ बेब। वो लोफराना अंदाज में उसका कहता हुआ उसके साथ ही मजामत के बावजूद उसे बेड पर गिरा दिया और दोनों हाथों का जकड़ दिया। अगर वो ब्लैक बेल्ट थी तो वो भी पुलिस वाला था। तुम हद से बाहर हो शेरू, अगर ऐसा करोगे तो मेरा ठिंगा भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। उसकी गिफ्ट में वो नडाल होती हुई चाहिए। अगर तुम अभी ही इज्जत से माफ कर दो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे तीखे नैन नक्श देकर दिल उकसा रहा है ना, वो शरारत से आंखों में देकर बोला, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी कमीने। वो बेबस उसकी आंखों में नाचती हुई शरारत को देकर चलाए। ओहो जान, उसे पड़ी मेरी खुशबस्ती, और क्या होगी अगर महबूबा के हाथों कत्ल हो जाऊं? उसकी लिट को संवारते हुए बोला। और कल की न्यूज में हेडलाइन होगी, एएसपी शेरोज मलक की जज्बाती औरत ने अपने मासूम शोहर को जज्बात में कत्ल कर दिया, और शोहर की साधनमंदी तो देखो, जी जान से हाजिर हो गया कुर्बान होने के लिए। फिर देखना हर तीसरी औरत नमाज में गिड़गिड़ाते हुए अपने लिए मुझ जैसा शोहर मांग रही होगी, और तब तक तुम्हें एहसास होगा तब तब बहुत कुछ हाथ से गवा चुकी होगी। उसे बेहतर है अभी ही माफ कर दो, इतना दूर ना जाओ। उसके सारी बातों पर वह सिर्फ खूनवान रूप से देखने लगी, जिसे आंखों से ही खून काट देगी। अब वैसे भी ना देखो, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा छिचोरा हूँ। आंख दबाकर कहता हुआ हाथ गिफ्ट से आजाद करते दूर हो गया। पर प्रिया सटपटाकर नजरें फेर गई। मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, अगर चाहो तो मुझे माफ करके मेरे साथ रह सकती हो। अगर तुमसे माफ नहीं हो पा रहा तो मैं वैसे भी तुम्हें परसों मलक विला छोड़ने जाना। खुश रहना, और खुश फहमी में मत रहना कि अब जिंदगी में शिरोज का नाम तुमसे अलग होगा। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी
تم صرف میرے نام کے ساتھ جیو گی، اور اگر کبھی میری سانسیں رک گئی تو سمجھو آزاد ہو، اور اس کے لیے تمہیں دن رات رب سے دعا کرنی پڑے گی کہ میری سانسیں چھین لے اور تمہیں آزاد کر دے۔ مذاق مزاج سنجیدگی سے کہتا ہوا ادھر ساکت چھوڑ کر ایک استحقاق بڑی نظر اس کے دلکش سراپے پر ڈال کر روم سے نکل گیا۔ کیسے بھول جاؤں میں اپنی تزلیب، تمہاری آنکھوں میں حقارت اپنے دھتکارنے کا کیسے، وہ گٹو میں مدی ہوئے پھڑ پھڑ کر رو دی۔ تم نے کیوں دیے ہیں اتنے زم شیروز، کیوں مجھے بے مول کر دیا، میری عزت نفس کو کچلا۔